स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रीचा छाबड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। In the previous class, we have discussed about detailed structure of anther, microsporogenesis, detailed structure of flower, and in this class we will study about the detailed structure of pollen grains and the formation of male gametophyte. Last class में हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर इज एंड्रोशियम। ओके, यूनिट इज नोन एज ए स्टेमन। किसी भी फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे कहते हैं एंड्रोशियम और उसकी जो यूनिट है उसको हम कहते हैं स्टेमन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने स्टेमन का स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि स्टेमन हैज ए टू पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर। फिर हमने डिटेल स्ट्रक्चर एंथर की स्टडी की थी, जिसपे हमें पता चला था कि anther, if it is bilobe, it is known as a diathecious anther. If anther has a one lobe, it is known as a monothecious anther. Diathecious anther has a 4 microsporangia, so it is known as a tetrasporangiate also. ओके, जब हमने माइक्रोस्पोरेंजियम को भी स्टडी किया तो हमें पता चला कि माइक्रोस्पोरेंजियम हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू. इट इज नोन एज ए स्पोरोजिनस टिश्यू and it will convert into pollen mother cell, and pollen mother cells by the process of reductional division meiosis give rise to 4 microspore. कि पोलन मदर सेल माइक्रो मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर को ओरिजिनेट करेगी, पैदा करेगी। लेकिन जो माइक्रोस्पोर हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? यूनाइटेड मिलेंगे। ठीक है, यूनाइटेड क्यों मिले? यूनाइटेड मिलेंगे और जो कैलोज एंजाइम की वजह से, कैलोज मटेरियल की वजह से आपस में यूनाइटेड रहते हैं। कैलोज एक मटेरियल होता है जिसकी वजह से कि माइक्रोस्पोर आपस में यूनाइटेड रहते हैं। ठीक है, टैपेटम एक लेयर हमने पढ़ी थी जो इंटरनल लेयर होती है एंथर की, और जो न्यूट्रिशन भी देती है पोलन ग्रेन को, साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स और हार्मोन भी सीक्रेट करती है जो उस पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टेपेटम एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसको हम बोलते हैं कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या करता है कि जब ये माइक्रोस्पोर बन जाते हैं जो आपस में यूनाइटेड हैं कैलोज की वजह से, ये कैलेज एंजाइम उसको डिसॉल्व कर देता है, इस कैलोज को डिसॉल्व कर देता है, जिससे माइक्रोस्पोर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर कहिए, पोलन ग्रेन्स कहिए, बात एक ही है। इमेच्योर कंडीशन में हम माइक्रोस्पोर बोल देते हैं, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो उसको हम पोलन ग्रेन बोल देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ तक हमने देखा कि मियोसिस के प्रोसेस से पोलन मदर सेल्स ने 4 माइक्रोस्पोर को गिवराइज किया, ओरिजिनेट किया, और वो माइक्रोस्पोर यूनाइटेड थे कैलोज की वजह से। तो टेपेटम ने कैलेज नाम का एक एंजाइम सीक्रेट किया, उसने इस कैलोज को डिसॉल्व करके इन माइक्रोस्पोर को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर जो अलग अलग हो गए हैं उसमें से हमने एक माइक्रोस्पोर लिया, एक पोलन ग्रेन लिया और उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पोलन ग्रेन की ही डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये पोलन ग्रेन जो होता है वो इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। मेल गैमेटोफाइट नहीं कह सकते इसको अभी हम, ये क्या है, सिर्फ फर्स्ट सेल है, इसी से ही मेल गैमेटोफाइट आगे बनेगा। तो ये जो पोलन ग्रेन बना है, जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? इट इज यूनिन्यूक्लिएट, इसमें एक ही न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, हैप्लॉइड है। आपको सभी को पता है जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। ठीक है, तो ये हाफ है, ये सब कैसे हैं? हाफ हैप्लॉइड है। तो इसी में से हमने एक माइक्रोस्पोर लिया है, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू करा। तो ये एन है, ये भी क्या है? एन है, यूनिन्यूक्लिएट है, एक ही सेल है और इसका साइज भी वेरी करता है। 10 से लेके 200 माइक्रोन तक इसका साइज हो सकता है। मायोसोटिस है, मायोसोटिस का पोलन ग्रेन का साइज सबसे छोटा होता है, जबकि कुकुरबिटेसी लेक्टर्स एक फैमिली होती है जिसमें माइक्रोस्पोर का साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, मिराबिलिस जो एक प्लांट है जिसके पोलन ग्रेन का साइज जो होता है 250 माइक्रोन का होता है। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन के साइज के बारे में पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन जो होता है हैविंग ए 2 लेयर्स। पोलन ग्रेन पे 2 लेयर्स होती हैं। देखिए, एक आपको ये बाहर की तरफ एक लेयर दिखाई दे रही है और एक ये अंदर की तरफ लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्सील। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्सील।
ठीक है। और ये यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कहीं पे बीच बीच में ये थिक, वैसे ये टोटल थिक है, लेकिन कहीं कहीं पे ये बीच बीच में क्या होगा, थिन होगी, पतली होगी। ठीक है, जहां पे ये पतली होगी हम उसको बोल देंगे जर्म पोल। क्योंकि जब पोलन ट्यूब बनती है, जब ये पोलन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचता है, तो वहां पे जाके पोलन ट्यूब बनाता है, जिसके हेल्प से ये नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिव की ओवेरी पे पहुंच जाता है और वहां रखे हुए ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है। तो पोलन ट्यूब बनाने के लिए जो यहाँ ये एक्सिन होती है, उसमें कहीं कहीं बीच में क्या होता है, थिन लेयर होती है। वैसे टोटल ये थिक लेयर है, लेकिन कहीं कहीं पे ये थिन होगी, तो वो जर्म पोल होगा जहां से पोलन ट्यूब ओरिजिनेट हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा। outermost layer of the pollen grain is known as the axil and it is made up of sporopollenin। ये sporopollenin की बनी हुई होती है। लास्ट क्लास में भी बताया था, टेपेटम जो हमारी एंथर की इनर मोस्ट लेयर थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन भी दे रही है पोलन ग्रेन को, साथ ही साथ कुछ हार्मोन और एंजाइम भी सीक्रेट कर रही है जो पोलन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अभी हमने यहाँ पे कैलाइज एंजाइम पढ़ा, वो भी टेपेटम ने सीक्रेट किया था। और टेपेटम यूबिश बॉडी सिक्रेट करती है, यूबिश बॉडी सिक्रेट करती है। ये यूबिश बॉडी का फंक्शन एक नंबर में अगर पूछ लिया जाएगा, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूबिश बॉडी किसके द्वारा सिक्रेट की जा रही है, टेपेटम के द्वारा सिक्रेट की जा रही है। और यूबिश बॉडी का फंक्शन क्या है कि यूबिश बॉडी क्या करती है, स्पोरोपोलिन बनाती है। और ये स्पोरोपोलिन जो यूबिश बॉडी सिक्रेट करती है, यूबिश बॉडी स्पोरोलिन जो सिक्रेट करती है, वो एक्सिन को बनाने में हेल्प करता है। तो एक्सिन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन इज सीक्रेटेड बाय यूबिश बॉडी एंड यूबिश बॉडी इज सीक्रेटेड बाय टेपेटम। ठीक है, तो इसका फंक्शन, ये जो एक्सिन स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, इंपॉर्टेंस क्या है जो हम इतना इसको स्टडी कर रहे हैं। तो स्पोरोपोलिन एक ऐसा सबस्टेंस है जो एक्सिन को बनाता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन रेजिस्टेंट हो जाता है, पोलन ग्रेन के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। फिजिकली, बायोलॉजिकल, आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही उस पर कोई एसिड का इफेक्ट होता है, ना ही उसको एल्कलाइन का, इस पे किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं करता है। ये इसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और इस स्पोरोपोलिन की वजह से ही आप पोलन ग्रेन को बहुत लंबे समय तक एज ए फोसिल प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, इसी स्पोरोपोलिन की हेल्प से पोलन ग्रेन को 196 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करके रख सकते हैं, स्टोर कर रख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए जैसे हम स्पर्म को, ओवा को बहुत स्टोर करके रखते हैं, इसी तरह से हम पोलन ग्रेन्स को भी -196 डिग्री सेल्सियस पर स्पोरोपोलिन की वजह से ही स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये स्पोरोपोलिन इस पोलन ग्रेन को क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, जिससे इस पर किसी भी चीज का जल्दी से असर नहीं होता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। सेकंड है इसकी इनर मोस्ट लेयर एंटीन। एंटीन जो होती है वो पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, एंटीन पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। और ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, जिसमें एंटोमोफिलस प्लांट, जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ऐसे प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विस्कस होते हैं, चिपचिपे होते हैं, कि ताकि जब भी कोई इंसेक्ट उस फ्लावर पे आए तो वो जो पोलन ग्रेन्स हैं उसके इंसेक्ट के साथ लग जाए, चिपक जाए। तो वो जब चिपकेंगे तभी ना, जब वो स्टिकी होंगे। तो ये पोलन ग्रेन जो ऐसे प्लांट जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन विस्कस होता है। वो विस्कस भी जो उसका वो मटेरियल है जिससे वो स्टिकी बनता है, वो टेपेटम लेयर सिक्रेट करती है। टेपेटम लेयर पोलन किट नाम का पोलन किट सिक्रेट करती है, जो इस पोलन ग्रेन के चारों ओर एक लेयर टाइप बना लेता है, जिससे पोलन ग्रेन विस्कस हो जाते हैं, और जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है उसमें वो हेल्प मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम पोलन ग्रेन्स के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि क्या क्या केमिकल कंपोजिशन हमारे पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट 24 से 48% तक, प्रोटीन 7 to 26% तक, वाटर 7 to 16% तक, फैट 0.9 से लेकर के 14.5% तक, एंड ऐश
जो होता है 0.9 से लेकर 5.4% तक, ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। इसी की वजह से पोलन ग्रेन न्यूट्रिटिव हो जाते हैं और कई कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में क्या किया जाता है, पोलन ग्रेन को एज ए न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पोलन ग्रेन जो है वहां पर बहुत सारी कंट्रीज में एज ए न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट भी यूज होते हैं। ठीक है, एक टर्म आती है पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। ठीक है, PKK नैयर जो है हमारे इंडिया के फेमस पैलिनोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इस टर्म को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। पैलिनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ पोलन इज नोन एज ए पैलिनोलॉजी। और ये टर्म को जो हाइडे और विलियम्स ने, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और जबकि जो इंडिया के फेमस पैलिनोलॉजिस्ट हैं PKK नैयर है। ठीक है, ये इंडिया के फेमस पैलिनोलॉजिस्ट हैं और कहीं कहीं कंट्री में पोलन ग्रेन एज ए एरो एलर्जन भी काम करता है। पोलन ग्रेन की वजह से क्या हो जाता है, हमें एलर्जी भी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हे फीवर है, हे फीवर एक एम्ब्रोसिया नाम का प्लांट है, उसके पोलन जो होते हैं वो हे फीवर नाम की बीमारी करते हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया में एमरेंथस, चीनोपोडियम, एमरेंथस, चीनोपोडियम, रिसिनस कम्युनिकेस जो होता है वो एरो एलर्जन, एरो मींस एयर में प्रेजेंट है। और वो पोलन जब एयर में प्रेजेंट होंगे, जैसे कोई प्लांट पे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, जब हवा चलती है तो वो पोलन किस में आ जाएंगे, एयर में आ जाएंगे। तो वो एरो एलर्जन का काम करते हैं। एयर में प्रेजेंट है पोलन ग्रेन, वो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, इसलिए उसका नाम जो रखा गया है वो एरो एलर्जन रखा गया है। एलर्जन मतलब एलर्जी कॉज करने वाले। ठीक है, एलर्जी कॉज करने वालों को एलर्जन, और एरो जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है एयर से, जो एयर में प्रेजेंट होकर के एलर्जी कोज करते हैं। ऐसे पोलन ग्रेन्स के कुछ एग्जांपल है। हे फीवर इसी से ही होता है, बहुत बार क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है हे फीवर किसकी वजह से कोज होता है। तो हे फीवर को कोज करने वाले जो पोलन ग्रेन होते हैं वो आपके एम्ब्रोसिया नाम के प्लांट के होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में रिसिनस कम्युनिकेस, चीनोपोडियम, एम्ब्रेंथस, ये सब जो है हमारे एरो एलर्जन है। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए, अभी इससे पहले मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट नहीं है, लेकिन उसकी फर्स्ट सेल है जिससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा। जब पोलन ग्रेन बन जाता है, जैसे यहाँ पे हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बना देते हैं, पोलन ग्रेन बन जाता है तो उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जब धीरे धीरे वो माइक्रोस्पोर मैच्योर होता चला जाएगा तो उस पोलन ग्रेन के अंदर जो है क्या बन जाएगा, वैक्यूल बन जाएगा, बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा। और बड़ा सा वैक्यूल बनने के बाद ये जो उसका न्यूक्लियस होगा वो एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब इतना हो गया, हमारा माइक्रोस्पोर मैच्योर हो गया, उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट हो गया, तो उसके बाद जो इसका ये सिंगल न्यूक्लियस है ये क्या करता है, डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, इन विच 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनती है। तो ये एक है यूनिन्यूक्लिएट है जिसमें एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है। तो ये जब डिवीजन करेगा तो कितनी सेल्स बना लेगा, 2 बना लेगा। ठीक है, तो इसके डिवीजन से ये माइटोसिस डिवीजन करता है और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद 2 न्यूक्लियस बना लेता है। एक न्यूक्लियस को हम क्या देते हैं, जनरेटिव सेल, या एक सेल टूटकर 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, इसको जनरेटिव सेल्स और इसको वेजिटेटिव सेल्स बोल दिया जाता है। ये क्या है, वैक्यूल। ठीक है, और इसके बीच में क्या आ जाता है, ये एक तरह से अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है। जनरेटिव सेल इस तरफ, वेजिटेटिव सेल, ये वैक्यूल, इस तरह से माइटोसिस करके इससे 2 सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये कितनी सेल है, एक और एक 2 सेल। इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 सेल पोलन ग्रेन, 2 सेल वाला पोलन ग्रेन। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर
जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वो इस 2 सेल्ड स्टेज पर मेल फ्लावर को छोड़ देता है, शेड हो जाता है। तो दिस 2 सेल्ड पोलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर, कि 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल वाला पोलन ग्रेन क्या करेगा, मेल फ्लावर को छोड़ देगा, एंथर को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलकर किस में पहुंच जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुंच जाएगा, स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, और स्टिग्मा में पहुंचने के बाद आगे का प्रोसेस करता है। जबकि 40% एंजियोस्पर्म के अंदर एक प्रोसेस अलग से होगा, मतलब कि इससे आगे का प्रोसेस होगा। 2 सेल्ड बनने के बाद वो क्या करता है, 2 सेल्ड बनने के बाद, जैसे ये आपका जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो लार्जर होती है, बड़ी होती है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, न्यूट्रिशन करना, ठीक है, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना, क्योंकि पोलन ग्रेन मूवमेंट करेगा, उसको एनर्जी चाहिए ना, तो न्यूट्रिशन देगी। और जबकि जनरेटिव सेल्स कैसी होती है, स्मॉल होती है। जनरेटिव सेल जो स्मॉल है, जो जर्म सेल्स है, एक तरह से मेल गमीटोफाइट वही सेल बनाएगी जो हमारी जनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये 2 सेल स्टेज पे 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं, और जो बाकी 40% एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, ये जो जनरेटिव सेल है ये दोबारा से माइटोसिस करेगी, दोबारा से माइटोसिस करेगी, और एक जो हमारा जनरेटिव सेल थी अब कितने में डिवाइड हो जाएगी, 2 में। ये तो आपकी वेजिटेटिव सेल है ये, और ये कितनी बना लेगी, 2 सेल्स बना लेगी। जनरेटिव सेल्स डिवाइड हो जाएगी माइटोसिस के प्रोसेस से, कितने भी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गए आपके, ये बने आपके मेल गैमेटोफाइट। ये माइटोसिस कर रहा है पूरा का पूरा, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था, N, ये भी N, ये भी N, ये भी N है, ठीक है, ये भी N है, ये भी N है, ये भी N है, क्योंकि ये माइटोसिस है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। तो ये क्या बन गए, जनरेटिव सेल ने दोबारा से डिवीजन करके क्या बना लिया, दो मेल गैमेटोफाइट बना दिए। अब ये कितनी, यहाँ से इसको हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ऐसे कर देते हैं, ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो अभी कितनी सेल बन गई, 3 सेल। तो 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड पोलन ग्रेन जो है वो बनने के बाद वो अपने फ्लावर के एंथर से रिलीज होता है, ठीक है। और 3 सेल्ड स्टेज बनने के बाद फ्लावर के एंथर से बाहर निकल जाती है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंच जाती है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाकर क्या करेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाकर ये क्या कर देगी, जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो पार्ट है स्टाइल एक केमिकल सीक्रेट करेगा, और केमिकल सीक्रेट करेगा तो ये जो हमारी इंटीन है ये अंदर की जर्म पोर से अंदर की तरफ इस तरह से ग्रो करना स्टार्ट करेगी, मतलब पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगी। पहले तो वेजिटेटिव सेल आगे आ जाएगी, और पीछे हमारे 2 मेल गैमेटोफाइट, तो कितने, 2 मेल गैमेटोफाइट। ये इस तरह से करते करते कहाँ पहुंच जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस 2 सेल्ड पोलन ग्रेन में भी सेम ही होगा, बस क्या होगा कि ये 2 सेल्ड बनने पर फ्लावर को छोड़ देगा, फीमेल तक पहुंच जाएगा, उसके बाद जाके उसके ऊपर उसके स्टिग्मा पर जाने के बाद 3 सेल बनाएगा। लेकिन इस 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, वो पहले से ही घर से 3 सेल बन के चलती हैं, और वहां पे जाके सिर्फ पोलन ट्यूब बनाएंगी। लेकिन ये 2 सेल वाला जाके वो भी यही काम करेगा, पहले अपने आप को 3 सेल में कन्वर्ट करेगा, इसका जनरेटिव सेल डिवाइड होगा, दो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, उसके बाद ही अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर और जो मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट को स्टडी किया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनता है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस मटेरियल की वजह से पोलन ग्रेन के अंदर रेजिस्टेंस होता है, स्पोरोपोलिनिन का क्या फंक्शन है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए